जी बच्चे, ये लेक्चर के पार्ट 2 में आप लोग ये देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट करवा रहा हूँ कि जो किडनी की इंजरीज हैं वो बेले ने ना किडनी का ट्रॉमा जो है वो इस फॉर्म में दिया है। इसने कहा टाइप्स ऑफ क्लोज्ड रीनल ट्रॉमा। क्लोज्ड रीनल ट्रॉमा से मुराद ये है कि मतलब किडनी के ऊपर जो ओवरलाइंग स्किन है वो उससे किडनी एक्सपोज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड रीनल ट्रॉमा। और आप ये देख सकते हैं कि इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या इस टाइप्स के अकॉर्डिंग कोई ग्रेडिंग नहीं दी हुई इसने, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मुझे बेले किडनी के मामले में अच्छी नहीं लगी। जनरल सर्जरी की जितनी भी बुक्स हैं, सिस्टेमिक सर्जरी, जनरल सर्जरी की बुक्स, उन्होंने यूरोजेनिटल सिस्टम को या यूरोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस नहीं किया हुआ। तो इसलिए मैं आपको नहीं प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो ये वाली चीजें करें। जो लेक्चर में आपको बता रहा हूँ वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब हम लोग थोड़ी सी इससे हट के डिटेल्स देखते हैं जो कि आप लोगों को मैं बुक से अब चुन के करवाने लगा हूं। तो एक सेकंड। जी जी, चले। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेफ्रेक्टमी होती है वो होती क्या है। नेफ्रेक्टमी एक्चुअली हम लोग कहते हैं किडनी के रिमूवल को, ठीक है। मैं ये वाला प्रोसीजर आप लोगों को पहले इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अभी हम लोग इसको जगह जगह पे जब यूज करेंगे कैंसर के अंदर, सिस्ट की मैनेजमेंट में और ट्रॉमा की मैनेजमेंट में, तो आपको नेफ्रेक्टमी की डिटेल्स पता हो कि नेफ्रेक्टमी किडनी के रिमूवल को कहते हैं। नंबर 2, आपको यह पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमनली जो नेफ्रेक्टमी होती है वो किस लिए की जाती है। तो यूजुअली बच्चे ये रीनल सेल कार्सिनोमा के लिए की जाती है। किडनी का जो ट्रॉमा होता है ये बहुत कॉमन चीज नहीं है, क्योंकि बाकी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा कॉमन है ट्रॉमाटाइज्ड होने के लिए, जैसे स्प्लीन है, लिवर है, कंपेयर टू किडनी, ठीक है। तीसरी चीज बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इसका इंसिजन होता है, नेफ्रेक्टमी के लिए इंसिजन जो दिया जाता है वो कुछ बुक्स में मतलब 2-3 तरह की अप्रोचेस दी गई हैं। ये एक तो ये दिया गया है कि एब्डोमेन के साइड पे दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है और ये मतलब मैं इसका शो कर रहा हूँ कि ये साइड पोस्टर है, दिस इज ब्रेस्ट, ठीक है। तो आप ये देखें और ये यहाँ पे अम्बिलिकस है, तो साइड में एब्डोमेन के साइड पे लैटरली इंसिजन दिया जाता है इसका यूजुअली। और वो तकरीबन आप कह लें कि 8 to 12 सेंटीमीटर होता है। ये आपको यूजुअल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि नेफ्रेक्टमी ओपन भी की जा सकती है, ठीक है। और नेफ्रेक्टमी जो होती है वो लेप्रोस्कोपिक भी की जा सकती है, लेकिन अभी हम लोग इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए कि हम लोग लेप्रोस्कोपिक करें, खासतौर पर पाकिस्तान में। तो ओपन जो है वो ज्यादा कॉमन है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि नेफ्रेक्टमी की जो होती हैं फर्दर 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है रेडिकल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। दूसरी होती है पार्शल। बाकी टाइप्स भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब दे आर ऑब्सोलीट नाउ। तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी यूजुअली हम लोग कैंसर के केस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं या ट्रॉमा के केस के अंदर रेडिकल इतनी कॉमन नहीं होती। होता बेसिकली क्या है, रेडिकल और पार्शियल में फर्क क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं शो करता हूं कि ये किडनी है, ठीक है। पार्शियल के अंदर ये होता है कि जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं किडनी के लोअर सेगमेंट के अंदर एक बिनाइन मैस है जो कि प्रेशर इफेक्ट्स को एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया है ऐसे करके। ये पूरा मैंने मैथ शो कर दिया। तो अगर हम लोग सिर्फ उस इफेक्टेड पार्ट को रिमूव करेंगे किडनी के, तो दैट वुड बी पार्शियल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर वगैरह है, ये आपका यूरिटर है, पेल्विस है, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी है, उसके बाद यहाँ पे आपकी बच्चे रीनल वेन है और लिम्फ नोड्स कोई प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को जब हम इकट्ठा रिमूव करते हैं, सारे स्ट्रक्चर से मुराद ये कि जो किडनी के एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रेक्टमी के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये रेडिकल नेफ्रेक्टमी है, ठीक है। बस इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़े बातें समझने की जरूरत नहीं है, यही बेसिक है इसकी और यही आप लोगों को समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जिन लोगों की नेफ्रेक्टमी होती है उन लोगों के अंदर कौन कौन सी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डेवलप कर सकती हैं। तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए, और ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो कि बाकी सर्जरीज के अंदर भी आप लोग लिख सकते हैं, मतलब बाकी सर्जरीज में भी ये होती हैं। नंबर 1 पे ब्लीडिंग, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर बच्चे इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो काफी ज्यादा होता है किडनीज की सर्जरी के अंदर। और नंबर 3 बच्चे यूरिनरी लीक, ये स्पेसिफिक है नेफ्रेक्टमी से रिलेटेड। यूरिनरी लीकेज हो सकता है अगर आपने प्रॉपर एनास्टोमोसिस नहीं किया, जिस जगह से आपने किडनी का जो भी पोर्शन रिमूव किया है, ठीक है। उसके बाद
अब हम लोग बच्चे डिस्कस करते हैं। ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बेसिक इसकी बात बताई है और इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बच्चे ये बताता हूँ कि अब जब आपका नेक्स्ट केस जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज रीनल कैलक्यूलाई। ठीक है, रीनल कैलक्यूलाई के अंदर बच्चे सबसे पहली बात आपको एक फ्लो चार्ट दिखा दूं, फिर हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो नेफ्रेक्टमी जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है ये बेसिकली अभी आप लोग समझें कि ट्रॉमा का ट्रीटमेंट था। ठीक है, रीनल स्टोन्स जो हैं बच्चे वो मेन डोमेन है मेडिसिन की और साथ ही साथ सर्जरी की, अगर उनको ऑपरेट करना हो तो। ठीक है, यूरोलॉजी की, वरना हम लोग अगर वो ऐसे स्टोन्स हैं जो कि खुद पास हो सकते हैं, साइज उनका छोटा है, तो फिर वो मेडिसिन की डोमेन बन जाते हैं। अब रीनल स्टोन्स का बच्चे पहले ये फ्लो चार्ट कराने से पहले थोड़ी सी टाइप्स आप लोगों को बता दूं मेडिसिन में, हालांकि हम लोग इसको पढ़ेंगे लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि रीनल कैलक्यूलाई के लिए इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। नंबर 1, डाइटिटिक, यानी कि डाइटिटिक फैक्टर्स कौन से हैं जो कि डाइट से रिलेटेड हैं। तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है दैट कैन लीड टू अ प्रीडिस्पोजिशन ऑफ स्टोन्स। नंबर 2 बचे यूरिनरी सॉल्यूट्स की ऑल्टर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूट्स और कोलॉइड्स की, और खास तौर पर बच्चे जो डिहाइड्रेशन होती है वो प्रोवोक करती है इस कंडीशन को। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है यूरिन के अंदर डिक्रीज लेवल्स होना सिट्रेट के, यानी कि सिट्रिक एसिड के। ठीक है, तो अगर सिट्रिक एसिड के लेवल्स नॉर्मल हो, इसलिए कहते हैं कि गावास वगैरह अच्छे होते हैं, यूरिन और लेमन्स वगैरह जिनको किडनी की कंप्लेंट्स होती हैं उनके लिए। एसिडिटी के अंदर स्टोन्स बनने का चांस कम होता है, लेकिन एसिडिटी अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर स्टोन्स बनने का, एसिडिटी अगर कम होगी बहुत ज्यादा तो फिर स्टोन्स बनने का चांस ज्यादा होगा। उसके बाद रीनल इंफेक्शंस के अंदर खास तौर पे कॉमनली बन सकते हैं एक ऐसा बैक्टीरियम जो कि नोटोरियस है स्टोन्स बनवाने के लिए, दैट इज बच्चे प्रोटियस मिराबिलस। ठीक है, और प्रोटियस वल्गैरिस जो कि स्टैगहॉर्न अपीयरेंस के स्टोन बनवाते हैं, जिनको हम लोग स्ट्रूवाइट स्टोन्स भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिनरी स्टेसिस हुआ है, यूरिन रुका हुआ है किसी भी डिफेक्ट की वजह से, एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से, उसके अंदर नीडस बन जाता है स्टोन्स बनने का। इसके अलावा प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आखिरी कॉज, लेकिन ये लेस कॉमन कॉज है, दैट इज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर भी चांसेस हैं स्टोन्स बनने के। उसके बाद कॉमन टाइप्स स्टोन्स की कौन सी होती हैं, तो दैट इज ऑक्सलेट स्टोन्स, ये तो आप लोगों ने बहुत कॉमनली पढ़े हैं। और जो बच्चे यूजुअल इनकी अपीयरेंस होती है ये रेडियो डेंस अपीयर होते हैं। ठीक है, ये रेडियो डेंस और रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट ये लाजमी स्टोन्स के केस में पता होना चाहिए। मैं इस टॉपिक को जरा सुपरफिशियली इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि मेडिसिन के अंदर हमने डिटेल में ये करना है। उसके बाद ये देखें कि ऑक्सलेट स्टोन्स की जो प्रोजेक्शन होती हैं वो यूजुअली इरेगुलर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या आ सकते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन्स, जिनको एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि ये आपके कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स हैं। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स, इनका ये चारों इनके अंदर ये कंपोनेंट बनता है। और इसके अलावा आपको इसके अंदर भी यही पता होना चाहिए कि ये भी यूजुअली इनकी जो अपेयरेंस है वो स्टैग हॉर्न अपेयरेंस होती है। स्टैग हॉर्न कैसे, जैसे 12 सिंगे के सीन्स होते हैं, सींग होते हैं। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके ऐसे ऐसे ये इनकी अपेयरेंस होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप ये देखो कि यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली एक सिनेरियो आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स आर रेडियोलूसेंट। तो यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं ये रेडियोलूसेंट होते हैं, बाकी ऑक्सलेट स्ट्रूवाइट और सिस्टीन वाले ये सारे आपके रेडियो ओपेक या रेडियो डेंस आपको मिलते हैं। रेडियोलूसेंट बस एक ही है, दैट इज यूरिक एसिड वाला स्टोन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्चुअली साइलेंट कैलकुलाई होते हैं और वो खुद भी पास कर सकते हैं, लेकिन उनका कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो इंडिकेशन हो तो वो रीनल फेलियर को प्रोवोक करें। ठीक है, मतलब स्टोन्स ये भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोन्स जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे यूरिटर्स को तो बैक फ्लो बनेगा किडनी के ऊपर यूरिन का, और किडनी का पैरेन्काइमा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो पेन है दैट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, 75% केसेस के अंदर जो पेन है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। दूसरी चीज बात आपको ये पता होनी चाहिए कि 8 घंटे, मतलब यूजुअली जो ये पेन होता है ये तकरीबन 4 to 8 आवर्स का होता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है,
और इसके अलावा लॉइन से लेके ग्रॉइन तक, यानी कि लॉइन और ग्रॉइन का तो मतलब आपको पता ही है, ये रेडिएट कर सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको मतलब इसके अंदर किडनी के अंदर चेंजेस मिल सकती हैं, ठीक है। किडनी का जो परकशन है वो भी डिस्टर्ब मिल सकता है, परकशन पे पेन मिल सकता है किडनी के अंदर, किडनी मतलब आपको टेंडर महसूस हो सकती है। इसके अलावा बच्चे एग्जामिनेशन पे या हिस्ट्री पे आपको हिमाचूरिया मिल सकता है, पायूरिया मिल सकता है। ये इसकी कॉमन बस प्रेजेंटेशन है, इसकी फर्दर इतनी डिटेल्स मेडिकल साइड से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्लॉस्पी में भी आती है कि हमें किडनी स्टोन्स के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाते हैं, तो वी गो फॉर एक्सरे KUB। व्हाट इज एक्सरे KUB? किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर, इन तीनों का हम लोग एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है स्टोन्स को पिकअप करने के लिए। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो अगर आपको ये एक MCQ मैंने देखा है कि आ जाता है कि सिटी स्कैन जो होता है वो हमें किस वैरायटी का कराना चाहिए स्टोन्स के केस में, अगर एक्सरे के ऊपर। जी सॉरी बच्चे, देयर वाज सम डिसकनेक्शन, इंटरनेट का कुछ अचानक इशू हो गया, इसकी वजह से रुकना पड़ा। आई होप कि आप लोगों को जो मेरी स्क्रीन है वो विजिबल है और आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको बता रहा था किडनी स्टोन्स के बारे में कि आपसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि किडनी स्टोन्स अगर किसी बंदे को हैं तो सीटी स्कैन की कौन सी वैरायटी यूज होती है। सिटी डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, तो सिटी जो होता है बच्चे ये स्पाइरल वाला सिटी जो होता है ये एक गुड यूजेज है इसका कि ये स्टोन्स को पिक कर सकता है, ठीक है। ये दो इसकी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पता होनी चाहिए, बाकी अगर आपको नहीं भी आती दैट्स टोटली फाइन, कोई इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद बच्चे अगर ट्रीटमेंट की इसकी बात की जाए तो जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं यूजुअली 3 मिलीमीटर से कम या 2 मिलीमीटर तक वो स्पॉन्टेनियसली पास करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमें कोई ऐसी ऑपरेटिव इंटरवेंशन जो होती है वो नहीं करनी पड़ती। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किडनी स्टोन्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट कौन से अवेलेबल हैं, सर्जिकली या रेडियो वाले ट्रीटमेंट कौन से अवेलेबल है, लेजर ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग उनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं, सॉरी, फिर मैं बताता हूँ कि किस जगह पे कौन सा स्टोन हो तो फिर हम क्या करते हैं। तो पहला बच्चे है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, ठीक है। यानी कि स्किन के थ्रू आपने रीच करना है किडनी के पैरेन्काइमा को, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एंडोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज करके और स्टोन्स को रिमूव किया जाता है किडनी से, ठीक है। लेकिन जो लार्जर स्टोन्स होते हैं, लार्ज स्टोन्स को बच्चे पहले आप फ्रेगमेंट करते हैं यूजिंग लेजर और फिर उनकी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी जो होती है उसको परफॉर्म करते हैं। बेसिक पर्पस इस प्रोसीजर का यही है कि जितने भी फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो स्टोन के फ्रेगमेंट्स हुए हैं उन सब के सब को आप रिमूव करें। तीसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि किडनीज में से स्टोन रिमूव करने के बाद आप लोग ड्रेन जरूर रखते हैं उस जगह पे जिस जगह के जरिए आपने एंडोस्कोपी के लिए इन्वेट किया था। क्यों? क्योंकि उस ड्रेन के अंदर बाकी भी बचे कुचे जो स्टोन्स हैं वो निकल के स्किन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये परक्यूटेनियस प्रोसीजर है। उसके बाद बचे जो नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग बहुत कॉमनली यूटिलाइज करते हैं दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। और आपको पता है कि लिथोट्रिप्सी तो आप लोग FSC में भी पढ़ के आए हैं। इसके अंदर हम लोग शॉक दो तरह से जो होता है शॉक डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और दो तरह से इमेजिंग कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी इमेजिंग कर सकते हैं, एक्सरे के थ्रू भी इमेजिंग कर सकते हैं। और जो स्टोन्स होते हैं क्रिस्टलाइन स्टोन जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो डिसलॉज होके उस थोड़ी देर बाद पास हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट की जो बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है वो होती है हिमाचूरिया की, हिमाचूरिया उसको साथ साथ एकम्पनी करता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि बिल्कुल किडनी के स्ट्रोमा में फंसे होते हैं, तो उनको आपको सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है। तो इसके लिए जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं इसके अंदर आ जाता है बच्चे पाइलोलिथोटमी, ठीक है। और इसके और पाइलोलिथोटमी की जो बच्चे सर्जरी होती है, लिथोटमी की जो सर्जरी होती है वो यूजुअली रीनल पेल्विस के स्टोन्स के लिए इंडिकेट की जाती है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको प्लीज
नोट कीजिएगा, जो पाइलो का लफ्ज है वो पेल्विस के लिए, रीनल पेल्विस के लिए यूज होता है। जो मैंने आपको बताया था कि ये किडनी है और इसके आगे ये पेल्विस है और फिर यूरिटर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी भी होती है। एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी के अंदर ये होता है कि जो इंसिजन होता है वो हमारा एक्सटेंड कर जाता है इनटू द किडनी। ठीक है, यानी कि किडनी की, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ही अगर बता दूं कि मैं पाइलोलिथोटमी के लिए इंसिजन यहाँ पे देता हूँ, तो एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी के अंदर किडनी के पोस्टीरियर सरफेस पे यूजुअली हम लोग इंसिजन देते हैं अलोंग विद दिस पेल्विस का जो सिस्टम है इसके साथ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि कभी कभी हमें पेल्विस में अगर स्टोन्स ना मिले और बिल्कुल किडनी के अंदर, किडनी ये रियल जो ट्रू किडनी है आपकी, इसके अंदर मुझे स्टोन एम्बेडेड मिलता है जो कि निकल भी नहीं रहा, तो जो प्रोसीजर हम इसके लिए परफॉर्म करेंगे दैट इज नेफ्रोलिथोटमी। ठीक है, फिर हम लोग इसको पाइलोलिथोटमी नहीं कहते, नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं, क्योंकि हमने किडनी का जो पैरेन्काइमा है उसको डिस्टर्ब किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो स्टोन्स की रिकरेंस होती है वो ज्यादा कॉमन उनके अंदर है जिनके अंदर वो पहले हुए होते हैं। बस इसके अंदर आपको यही पता होना चाहिए। अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल स्टोन दो तरह के आपको मिल रहे हैं, रीनल पेल्विस के अंदर, ठीक है, और लोअर कैलिक्स में। हम अभी लोअर कैलिक्स की बात नहीं करते, इसको हम लोग यूरिटर के साथ डिस्कस करेंगे, सिर्फ रीनल पेल्विस की बात करते हैं। तो रीनल पेल्विस के अंदर बच्चे ये डिफरेंट जो प्रोसीजर्स के नाम आपको दिए हैं साइजेस के हिसाब से, 15 मिलीमीटर, 15 टू 20 मीटर, ये पीसीएनएल परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये सारे प्रोसीजर्स हम लोग इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और डेविडसन के अंदर भी इसका इमेज बहुत अच्छे तरीके से दिया। आप लोग अगर सर्जरी में से स्टोन्स ना करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल वहां से भी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर मुजायका नहीं है। उसके बाद बच्चे किडनी के ट्यूमर के मुतालिक कुछ आप लोगों को बेसिक बातें बता दूं, बस आपके 5 से 6 मिनट और लगेंगे, फिर हमारा लेक्चर कंक्लूड होगा इंशाल्लाह। क्योंकि किडनी के ट्यूमर के अंदर हमने सर्जरी तो पढ़ ली हुई है कि नेफ्रेक्टमी करते हैं, बाकी आपने कुछ भी और नहीं ऐड करना। तो नियोप्लाज्म्स बच्चे, जो मोस्ट कॉमन किडनी का नियोप्लाज्म है बिनाइन, दैट इज एडिनोमा, और मैलिग्नेंट के अंदर बच्चों में विल्म्स ट्यूमर है, और बड़ों के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविट्स ट्यूमर। प्लीज इसका नाम देख लीजिए, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है प्रॉफ का कि विल्म्स ट्यूमर किसका नाम है। विल्म्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा का नाम है जो कि चिल्ड्रन में होता है, और ग्रेविट्स ट्यूमर जो होता है वो एडल्ट के रीनल सेल कार्सिनोमा का नाम है, जिसकी मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेराइटी एडिनोकार्सिनोमा है। ठीक है, अच्छा, वैसे इसकी और वेराइटीज भी हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, बर्टेनाई ट्यूमर, ये डिफरेंट आप पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है रीनल पेल्विस का, और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी रीनल पेल्विस का हो सकता है। उसके बाद ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने कहा आप लोग यहाँ से ही कर लें, एमसीक्यू के हिसाब से आपको काम आएंगे, कि नेफ्रोब्लास्टोमा जो बच्चों का होता है वो यूजुअली फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है। नंबर 2, टिपिकली प्रेजेंट करता है विद एन एब्डोमिनल मैस। ठीक है, इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है ये तो रॉबिन्स की भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका ट्रायड बेसिकली ये होता है कि ये हीमाचूरिया या एब्डोमिनल पेन या फीवर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये ट्रायड है इसका, बच्चे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यूजुअली मेटास्टेसाइज करता है लंग की तरफ, और एक बात याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कुछ आपके ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि बिनाइन नहीं है, मैलिग्नेंट है, और उनके आखिर में ओमा आता है। तो नेफ्रोब्लास्टोमा उन ट्यूमर्स में से एक है जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, और इसके आखिर में ओमा आता है। यूजुअली ओमा का जो वर्ड है OMA वो बिनाइन ट्यूमर्स के बाद आता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को मैं कुछ इसकी और डिटेल बता दूं, फिर आप लोगों का जो चैप्टर है ये हम लोग कंक्लूड करते हैं। प्लीज गिव मी अ मिनट। जी बच्चे, लेट्स रिज्यूम। मैं आपको बता रहा था कि जो रीनल सेल कार्सिनोमा है इसकी जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है दैट इज यूजुअली हीमाचूरिया। ठीक है, हीमाचूरिया के साथ ये प्रेजेंट करता है, या फिर क्लॉट्स भी आ सकते हैं फ्रैंक ब्लड के अलावा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादा कॉमन जो है बच्चे वो मैन के अंदर है कंपेयर टू वुमेन। ऐसी चीज आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। इसके अलावा बच्चे इसके साथ जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं वो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड हैं, आप लोगों से पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे इसके अंदर पॉलीसाइथीमिया हो सकता है कैंसर का। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है,
एक्टोपिक ACTH की प्रोडक्शन की वजह से, या कैंसर सेल्स, एक्टोपिक नहीं बेसिकली कैंसर सेल्स की वजह से ल्यूकेमॉइड रिएक्शन इसके अंदर हो सकते हैं। तो जो इसके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये बता दूं कि हमें इस दफा FCPS पार्ट 1 के अंदर तकरीबन 4 सवाल आए थे और एक ही तरह के, और वो बार बार उन्होंने यही पूछा था कि एक बंदा है, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 21 ग्राम पर डेसीलीटर है और उसको हीमाचूरिया भी है साथ, उसको क्या है। तो ये सिंपल, इतना सिंपल ये इसका सिनेरियो आता है। तो आपने फिल फोर रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में सोचना है। और ये मेरी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। रीनल सेल कार्सिनोमा के जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। मैं आप लोगों से नेक्स्ट टेस्ट के अंदर लाजमी इसके ऊपर MCQs पूछूंगा या SCQs पूछूंगा, तो ये आपने लाजमी तैयार करना है। पॉलीसाइथीमिया लाजमी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपको पता है हमारी इस कैंसर के अंदर भी वो ही है कि इंट्रावीनस यूरोग्राफी हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है, यूरिन जो पूरा यूरिनरी सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करने के लिए और कैंसर का स्प्रेड देखने के लिए। इसके अलावा सीटी करवा सकते हैं। सीटी जो होता है वो कैंसर की स्टेजिंग के अंदर काफी ज्यादा फेवरेबल होता है। और बच्चे सर्जरी की अगर इसकी बात की जाए तो सर्जरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी हम लोग नेफ्रेक्टमी करते हैं बस। इसके अंदर आपकी बुक्स ने कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि हम लोग इसके अंदर कोई रेडियोथेरेपी देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं, तो इसलिए हम भी इस पे फोकस नहीं करेंगे। आखिरी आपकी एक डायग्राम एंड देन यू आर फ्री के ये देखें बच्चे कि इसने ना ये बताया हुआ है कि टीबी जो होता है अगर वो कभी किडनी को अफेक्ट करे तो टीबी के लीजन्स के नाम क्या क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सर्जिकली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसके नाम जानना, बाकी आपको ट्रीटमेंट तो वही सारा लिखना है जो कि आप लोग मेडिसिन में लिखते हैं टीबी का। तो प्लीज इसके लीजन्स के नाम एक दफा कर लीजिए। टीबी जो होता है बच्चे वो तकरीबन 8 तरह से किडनी को अफेक्ट कर सकता है। ट्यूबरकुलस पेपिलरी अल्सर, ठीक है, पेपिला के अंदर अल्सर बना दे किडनी का जो पेपिला होता है। कैवर्नस फॉर्म यानी कि एक बड़ी फॉर्म के अंदर बम शेल अपीयरेंस हो इसकी। हाइड्रोनेफ्रोटिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, यानी कि देखें यहाँ पे इसने यूरिटर को इन्वेट किया है। उसके अलावा टीबी की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये कैंसर की बात नहीं हो रही। पायोनेफ्रोसिस यानी कि पस फॉर्मेशन करवा सकता है अलोंग विद द सुपर एडेड इन्फेक्शन ऑफ पायोजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा ट्यूबरकुलस पेरीनेफ्रिक एब्सेस बन सकती है, किडनी के बिल्कुल अराउंड जो बनती है। इसके अलावा सूडो कैल्कुलाई बन सकते हैं, ठीक है, सूडो कैल्कुलाई बिल्कुल ये अपेयरेंस देते हैं जैसे कैल्शियम के स्टोन्स बने हैं। बेसिकली वो केशियस सेंटर्स होते हैं किडनी के, टीबी के अंदर जो बनते हैं। इसके अलावा केशियस नेक्रोसिस हो सकता है पूरी की पूरी किडनी का, और मिलियरी टीबी भी हो सकता है किडनी का। ये सारी आपको टीबी की प्रेजेंटेशन है, इसमें से कम 3-4 के नाम आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। जो यूरिटर का टॉपिक है इंशाल्लाह ताला वो हम लोग कल कवर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।